हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है छपने वाला क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस एंड लिमिटेशन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और यही आज वीडियो के अंदर अपन चेक करने वाले हैं। ये ऑलरेडी अपन सारी स्लाइड्स कवर अप कर चुके हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि आप ये मान लीजिए अपना बीएससी एनएससी की बात कर रहा हूं, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है, जो सेकेंडरी मार्केट है उसका क्या क्या काम रहता है। सबसे पहला काम यहां पर दिया हुआ है इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। इकोनॉमिक बैरोमीटर्स का मतलब कि भाई साहब एक तरीके का इंडिकेटर है ये। यदि सेंसेक्स अप हो रहा है, बीएससी अप हो रही है, तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। यदि सेंसेक्स डाउन जा रहा है तो हमारा देश कम हो रहा है, यानी कि कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म करने की जरूरत है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो सेंसेक्स है ये टॉप 30 कंपनीज के बारे में बात करता है। अगर इंडिया की टॉप 30 कंपनी, अब ये इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो कभी और सीखेंगे अपन, लेकिन ये जो टॉप 30 कंपनीज हैं अगर ये ग्रोथ कर रही हैं तो इसका मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। और प्रोडक्शन ज्यादा होगा कब? जब सेल्स ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? सेल्स ज्यादा होगी। और सेल्स कब ज्यादा होती है? जब डिमांड ज्यादा होती है, हाँ या ना, है ना। जब डिमांड ज्यादा होगी तो हमारे देश में सेल्स ज्यादा होगी। अगर डिमांड ज्यादा है यानी कि किसके पास पैसा है? कंज्यूमर के पास पैसा है। तभी तो दोस्त पूछ रहा है कि कैसा है तो कंज्यूमर के पास जब पैसा है तो वो कह रहा है कि सेल्स ज्यादा, सेल्स से डिमांड ज्यादा, डिमांड से कंज्यूमर के पास परचेसिंग पावर ज्यादा। और कंज्यूमर के पास परचेसिंग पावर दोस्तों तभी ज्यादा होती है जब हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट होता है, हमारे यहाँ खुशहाली होती है, हमारा लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छा होता है, हमारे यहाँ पर गरीबी कम होती है, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन की रेट कम होती है, महंगाई कम होती है, तभी तो हमारे पास पैसा होगा। जब हमारे पास पैसा होगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, जब डिमांड ज्यादा होगी तो कंपनीज की सेल्स ज्यादा होगी, और सेल्स कभी ज्यादा होगी? जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा। तो यदि ये कह रहा है सेंसेक्स बढ़ गया तो इसका मतलब है सेंसेक्स पूरे एक साल के अंदर 20% ग्रोथ करी, यानी कि पूरे देश ने, आप ये मान लीजिए, जीडीपी एक अलग पैरामीटर है, जीडीपी जीएनपी ये अलग पैरामीटर है, लेकिन सेंसेक्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी देश को अगर जानना हो तो उसके स्टॉक एक्सचेंज को देखिए, क्योंकि ये टॉप 30 कंपनीज के बारे में सीधा बता रहा है कि भैया वो बढ़ रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट अब प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज का काम रहता है इनका, यानी कि जो सिक्योरिटीज है कंपनी की, जो वैल्यूएशन है, जैसे कि वो उसका शेयर 2000 का रहेगा कि 500 का रहेगा कि 50 पैसे का रहेगा, ये स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है। और बेसिकली डिमांड सप्लाई के बेसिक रूल पे चलता है। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसके शेयर के भाव ज्यादा होते हैं, जिसकी डिमांड कम होती है उसकी डिमांड शेयर के भाव कम होते हैं। एक बेसिक रूल पे चलता है। इसके अलावा हजारों फैक्टर्स उसके ऊपर काम करते हैं, मैं कहता हूं हजारों फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन एक बेसिक रूल यही है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और इसी तरीके से प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज का काम भी करता है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन का काम भी करता है। बीएससी एनएससी में आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कंपनी से या दो बायर्स और सेलर के बीच में मीडियोकर काम करके, एजेंट और सेलर के बीच में, एजेंट और बायर के बीच में काम करके उनके रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न करता है, जिससे क्या ना हो, जिससे अंडर टेबल ट्रांजैक्शन ना हो, ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन ना हो, और इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रह सके। ठीक है, कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा यहीं से बनाया जाता है, प्रॉफिट बनाया जाता है। इसके अलावा यदि फंड रेज करना हो किसी भी कंपनी को तो सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट ही ऐसा मार्केट है जो बिना ब्याज का पैसा कंपनीज को प्रोवाइड कराता है। इन्वेस्टर आते हैं, इक्विटी गेन के चक्कर में, कैपिटल गेन के चक्कर में पैसा दे देते हैं। स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट यानी कि इक्विटी कल्ट का मतलब कि इक्विटी को फैलाता है, मतलब कि आपकी शेयर होल्डर केवल 100% पहले किसी 2 व्यक्तियों के पास ही थी, अब हो सकता है 2000 व्यक्तियों के पास हो, यानी कि आपकी जो इक्विटी है, जो वर्ग है, कल्ट का जो वर्ग है वो फैल गया। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ द स्पेकुलेशन, यानी कि कहीं ना कहीं सट्टा लगाने के लिए भी, जुआ लगाने के लिए भी इसको प्रोवाइड करता है कि ठीक है इस शेयर का भाव बढ़ेगा, इस शेयर का भाव कम हो जाएगा। यही तो होता है वन डे के अंदर जब हम
डिलीवरी ना लेके, यानी कि ट्रांजैक्शन की शेयर्स की डिलीवरी ना लेके ऑन डे डिलीवरी और ऑन डे डिस्पैच का काम करते हैं। और एक्सचेंज का काम होता है 1x 2x 3x, बहुत सारी कंपनियां 10x तक देती है। तो ये क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन के लिए कुछ प्रोवाइड कराता है, मतलब स्पेस प्रोवाइड कराता है। लिक्विडिटी यानी तरलता, अभी हमारे पास एक्सचेंज में पैसा चाहिए, शाम तक पैसा आएगा, यहाँ से पैसा कहाँ से आ सकता है, यानी कि स्टॉक मार्केट से पैसा आ सकता है। आज पेटीएम को लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत थी, LIC को करोड़ों रुपए की जरूरत थी, जोमेटो को करोड़ों रुपए की जरूरत थी, बैंक के पास जाते लोन लेता, गवर्नमेंट के पास जाते लोन लेता, थर्ड पार्टी इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा लेता और फिक्स परसेंटेज लेता। यहाँ तो इन्वेस्टर्स ने फ्री में दे दिया। फ्री में क्यों दिया, ताकि वो कैपिटल गेन कुछ अचीव कर सके। तो दीज आर द फंक्शंस। ये लिक्विडिटी भी देता है, किसमें, इकोनॉमी में और कैपिटल में, और कंपनीज को भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि शेयर मार्केट जो है वो कैपिटल का बेटर अलोकेशन करता है। कैपिटल यानी कि यहां पर मनी से है। प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग। अब शेयर मार्केट में बहुत से बंदे जैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू अब SIP कराना तो अभी शुरू करा है, लेकिन जो रेगुलर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे उनके अंदर एक हैबिट पैदा होती है कि मेरे को 5 शेयर 6 शेयर किसके लेने हैं भैया, इन्फोसिस के लेने हैं, विप्रो के लेने हैं, TCS के लेने हैं। तो ये सेविंग की हैबिट देता है और इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी। अब जैसे कि एक गरीब बंदा, मान लेते हैं गरीब बंदा मतलब कि वो बंदा जो महीने के 8,000 रुपए कमा रहा है, मैं उसको कहता हूं कि भैया गरीब, लेकिन अपने यहाँ तो कोई डेफिनेशन ही अलग है, लेकिन मैं कहता हूँ 8-10 हजार रुपए कमा रहा है, उसको कुछ इन्वेस्ट करना है तो क्या करे, वो बिल्डिंग नहीं खरीद सकता, वो लैंड नहीं खरीद सकता, वो RD FD करा सकता है जिसपे 6-8% का उसको ब्याज मिलेगा, 10,000 से कम वो भी शुरू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वो 100 रुपए के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, एक कंपनी के शेयर खरीद सकता है, उसका मालिक तक बन सक रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास 100 रुपए। तो एक छोटे प्रमोटर इन्वेस्टर के लिए भी फ्रूटफुल है और बड़ों के लिए तो फ्रूटफुल है ही। तो ये हैबिट भी देते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे पॉइंट्स। इकोनॉमिक बैरोमीटर है, प्राइसिंग दे रहा है सिक्योरिटीज का, रेगुलेशन लगा के रख रखा है, सेफ्टी है, कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रहा है, स्कोप भी दे रहा है स्पेकुलेशन के लिए। देखिए इक्विटी कल्ट यानी कि उसका वर्क भी बड़ा कर रहा है, बेटर एलोकेशन भी कर रहा है कैपिटल की, और हैबिट भी डेवलप कर रहा है इन्वेस्टमेंट की। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली, ठीक है। और उसके साथ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती है। एवरी कॉइन हैज अ टू साइड्स, तो इसी तरह से इसकी लिमिटेशंस भी है। कौन कौन सी लिमिटेशन है, पहला अनइथिकल प्रैक्टिस। बहुत सी जगह हमने ये देखा है अनइथिकल प्रैक्टिस, जैसे कि CA होते हैं, उनको पहले से पता होता है कि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ यानी कि इसका शेयर बढ़ने वाला है, तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे शेयर्स खरीद लिए। तो खैर इसके लिए सेबी ने स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना रखे हैं, इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड ना होना दिया जाए, या ये कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं बढ़ने वाले हैं, इसके लिए सेबी बहुत इंटेंस वर्क करती है, लेकिन अनइथिकल प्रैक्टिस करी जाती है। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, कभी कभी कोई कंपनी के शेयर खरीदना एक स्प्रेड हो गई, कोई डिफॉल्टर कंपनी थी और डायरेक्ट उसमें इंफॉर्मेशन आई कि टाटा खरीदने वाला है या रिलायंस कोई बड़ा ग्रुप इस कंपनी को टेक ओवर करने वाला है, तुरंत उसके भाव बढ़ गए। अब भाव बढ़े क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन आई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है, हर जगह रोक नहीं लगाई जा सकती। जैसे सोशल मीडिया पे मोदी सरकार काफी कोशिश कर रही है रोक लगाने की, लेकिन इतने इसके स्पेक्ट्रम है, इतने चैनल्स हैं, इतने पेजेस हैं कि कहाँ किस चैनल को मॉनिटरिंग कर पाना मुश्किल हो पाता है, ठीक है। तुरंत मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, जब तक वो वायरल हो जाए उसके बाद मॉनिटरिंग हो गई तो फिर क्या दिक्कत। एक वीडियो जो 2 करोड़ लोगों ने देख लिया उसके बाद उसके ऊपर बैन लगे तो कोई मतलब की बात नहीं है। मजा तो तब है जब वो 200 लोगों तक ही पहुंचे और आप बैन लगा दे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को वर्क करने की, बट मिस इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से वर्क कर रही है। एब्सेंस ऑफ जेन्युइन इन्वेस्टर। अब कितनी बार क्या होता है कि जेन्युइन इन्वेस्टर्स नहीं होते, वो कभी क्या होते हैं शौकिया तौर पे कि आए इन्वेस्ट कर दिया, कभी मैंने को लगा अरे 100 रुपए इन्वेस्ट करने कर देते हैं यार, 500 इन्वेस्ट करने कर देते हैं, या अपन कभी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं गए, मैं सीखने के पर्पज से चला गया, तो ये भी इसकी कोई लिमिटेशंस के अंदर आ जाती है। फेक शेयर्स, वैसे ये होना तो पॉसिबली काफी कम है कि फेक शेयर्स अलॉट हो जाए, लेकिन कभी कभी जैसे जब पेपर वर्क पे काम होता था तो फेक, जैसे करेंसी चलती थी वैसे फेक शेयर्स भी चलते थे। अब तो खैर डिजिटलाइज्ड हो गया, लेकिन ये फेक शेयर का पहले का फंडा था। इसलिए लिमिटेशन, जो हमारी किताबें हैं ना वो इतनी पुरानी हो गई हैं कि उनको अपडेट ही नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे फेक शेयर। अब शेयर्स मार्केट के अंदर शेयर 100% डिजिटलाइज्ड है, 100%, यानी कि अब आपके डिजिटल वॉलेट में शेयर रहता है, तो वो फेक नहीं हो सकता। जैसे डिजिटल करेंसी फेक नहीं हो सकती, इसी तरीके से बट पुराने जो टाइम था उसमें जो शेयर्स होते थे वो पेपर पे होते थे, तो पेपर की कॉपी करके फेक शेयर्स क्रिएट कर दिए जाते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ये देखिएगा आप जोमेटो में हुई है इनसाइडर ट्रेडिंग, काफी सेबी ने एक्शन भी लिया इसके ऊपर।
आपने अपने भाई भतीजा वाइफ कोई शेयर्स अलॉट कर दिए, आपने आईपीओ में लाने से पहले ही अपने शेयर्स किसी सगे संबंधियों को दे दिए और बाद में उनसे ही खरीद लिए, तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई। अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन, जो ग्रे मार्केट में ट्रांजैक्शन हुआ, जिसको कहीं पे भी रिकॉर्ड में नहीं लिखा गया, लेकिन आपने कोई शेयर किसी अनऑफिशियली कर दिए। थिन ट्रेडिंग। अब ये थिन ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ऐसे तो बीएससी में बहुत सारे शेयर लिस्टेड है, लेकिन 25% 30% शेयर्स की ही ट्रेडिंग मेजरली होती है। बहुत सारे शेयर्स की ना तो बाइंग होती है ना ही सेलिंग होती है, कोई सेलर ही अवेलेबल नहीं होता, यानी उनमें हमेशा ही अपर सर्किट लगता है, ना उनका भाव भी बढ़ रहा होता है। याद रखिए, अपर सर्किट भी लगा हुआ नहीं है फिर भी भाव नहीं बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। ठीक है। एक्सेसिव स्पेकुलेशन, ये जब स्पेकुलेशन का स्कोप मिलता है तो स्पेकुलेशन काफी बढ़ जाता है, यानी कि वॉलेटाइल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। भले हमने बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखा कि मिस इन्फॉर्मेशन आने के कारण भी स्पेकुलेशन बढ़ जाता है, अरे वो कंपनी बढ़ने वाली है, उसका शेयर गिरने वाला, एक न्यूज स्पेकुलेशन के लिए बिल्कुल हवा दे देती, ब्लास्ट कर देती है। पेमेंट क्राइसिस भी हो जाता है। भैया आपने 10x क्रेडिट तो दे दिया, लेकिन जेब में तो अभी 100 रुपए ही, आपने 10,000 रुपए की उसकी 1,000 रुपए की उसकी बात रख ली, तो पेमेंट है नहीं, तो डिफॉल्टर हो गया। डिफॉल्टर हो गया तो शेयर बायबैक करने लगे। एजेंट ने कमाया ना, इन्वेस्टर ने कमाया ना कंपनी ने कमाया, किसने कमाया? एजेंट ने कमाया। ठीक है। इनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट, कहीं कहीं हमको, वैसे तो अब ये काफी हद तक सेबी ने इस पे काबू पा लिया है कि रियल टाइम हमको मिल नहीं पाता था, कभी कोई डाटा नहीं मिल पाता था, कभी कंपनी का बीटा नहीं पता चल पाता था। ठीक है। कंपनी के 5 साल के फिगर्स नहीं आ पाते थे। तो अब ये सारी चीजें, या ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो पाती थी, या शेयर्स जब आते थे डिलीवरी होने में तब हो सकता था शेयर का प्राइस चेंज हो गया हो, या अपन ने मार्केट पे लगाया हो और वो मार्केट शेयर पे लगाया और वो फिक्स पे लग गया हो, कभी कभी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती थी। अभी भी अगर कहा जाए तो मैं कहता हूँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिल सकती है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा इस पे सेबी ने वर्क करा है और इनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट कम करे हैं। अब लिखा तो लिमिटेशन में इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है मेरा मन वो भी कहता है आपको बता दिया जाए। इन्फ्लुएंस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इन्वेस्टर्स जो एक साथ मार्केट में 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ डाल रहे हैं, उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मतलब जो मेजर प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को रेगुलेट करते हैं। मेरे जैसा इन्वेस्टर जो 5 लाख 10 लाख लगा के बैठा है मार्केट में, उसकी कोई औकात नहीं। ईमानदारी से औकात वर्ड बिल्कुल इसलिए यहाँ पे फिट हो रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्केट एफआईआई रेगुलेट करती है। आपको लग रहा है कि शेयर का भाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है, ये एफआईआई की मर्जी से हो रहा है। ना कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, ना कि कोई प्रॉफिट मार्ज हो रहा है, क्योंकि एफआईआई को लगा है। अब एफआईआई को लग रहा है कि स्विट्जरलैंड की किसी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा पैसा है, तो वो सारा पैसा अपने इस स्टॉक एक्सचेंज से निकाल के दूसरे उस स्टॉक एक्सचेंज में लगा देंगे और पूरे के पूरे एक ही दिन में शेयर का भाव नीचे आ जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ एफआईआई, क्योंकि वो मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डोमिनेशन ऑफ एफआईआई ये आ गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यही डोमिनेट करते हैं और इन्हीं के द्वारा ये मार्केट रेगुलेट किया जाता है। सेबी काफी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, नो डाउट, लेकिन इतने लूप होल होने के कारण उसके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो सर लिखना क्या है, मैंने आपको इसके फंक्शंस भी बता दिए और लिमिटेशंस भी बता दिए। मेजरली आज काफी पॉजिटिव वे के अंदर से भी वर्क कर रहा है, जिससे ये जो लिमिटेशंस है वो मिनिमाइज हो चुके हैं। फिर भी एफआईआई का रोल ज्यादा है क्योंकि उनका जो मनी अमाउंट है, जो मेजर अमाउंट है वो ज्यादा है, और उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो उनको पहले ही पता रहता है कि कंपनी ये डिसीजन लेने वाली है। यानी कि अगर कोई कंपनी का 15% का शेयर होल्डर है, यानी कि मैं कह रहा हूं कोई 50,000 करोड़ की कंपनी है और उसमें 15% का शेयर होल्डर है, तो उसको पहले ही पता होता है कंपनी ये कोई प्लॉट खरीदना चाह रही है, कोई नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेना चाह रही है, कहीं पे कोई शेयर किसी कंपनी को डी इन्वेस्ट करना चाह रही है, यानी कि उसको सेल करना चाह रही है, ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजी बना पाता है कि उसको 15% को परचेस करना है, सेल करना। और मान लो किसी कंपनी के 50,000 करोड़ में से 15% है ना, करीबन 7.5 करोड़ एकदम से सेल हो जाए झटके से, तो उस कंपनी का शेयर गिरना निश्चित ही है, क्योंकि इतनी हेवी सेलिंग होती है तो शेयर गिरेगा ही गिरेगा। तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस और डोमिनेट होता है। इसका ये मतलब नहीं कंपनी के फंडामेंटल खराब थे, कंपनी की पॉलिसीज खराब थी, कंपनी के प्रॉफिट अर्न नहीं किया, लेकिन एफआईआई का ये मेजर रोल है। यानी एफआईआई जो है वो हमारे मार्केट को रेगुलेट करता है। अगर उनके पास पैसा है, वो पैसा बना रहे, तो हमारे आगे छोटे इन्वेस्टर्स भी पैसा बना लेते हैं। हमारे छोटे इन्वेस्टर बनाए और वो ना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता
है ना, वो बनाएंगे तो अपन बनाएंगे, और वो ना भी बना रहे हो तो अपन नहीं बनाएंगे। मतलब अगर वो सेल करके भी बना रहे होंगे तो अपन, ऐसा नहीं हो सकता कि अपन कोई पोजीशन लेके बैठ जाए और अपन परचेस कर ले। तो FII को फॉलो किया जाता है, यानी शार्क को फॉलो किया जाता है। मछलियां इसमें छोटी नहीं चल पाती, ये एक इसका लिमिटेशन, मेजर लूप होल है, और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा बात तो उसी की मानी जाती है। तो जय हिंद। मैंने आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बताए, फंक्शंस बताए और इसके साथ लिमिटेशंस बताए। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपके साथ जल्दी आ रहा हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए, और इसी के साथ मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।